हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ बीए बीएससी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं द पिजन होल प्रिंसिपल। तो इसके सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। इफ n pigeons are assigned to m holes and m is less than n, then there is at least one pigeon hole that contains two or more pigeons। इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है ये वाली। अब इसको मैं समझाता हूँ कैसे है। इसमें ये बोला जा रहा है कि n pigeons हमने असाइन किए m होल्स में, और कंडीशन ये भी है कि m की वैल्यू n से कम होनी चाहिए। तो ये हमारे पास होल्स है और ये है पिजन्स। अब इसमें एक देखो, हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास जो पिजन्स हैं वो हम 6 मानते हैं और होल्स हम लोग मानते हैं इसमें 4। ठीक है, हमारे पास इसमें हमें जो गैप है ना दोनों में, इसमें गैप ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक या दो का, इससे ज़्यादा ले सकते हैं लेकिन उसके लिए फिर अलग से हमारे पास एक एक्सटेंडेड प्रिंसिपल आएगा। तो अभी के लिए हमने सिर्फ गैप छोटा लेना है। तो 6 पिजन्स हैं और 4 होल्स है। अब मान लो कि हमारे पास ये 4 होल्स है, इसमें हमें 6 पिजन्स को फिट करवाना है। तो उसके लिए जो रूल है, अब इसमें ये बोला गया है देन देयर इज एटलीस्ट, तो कहते हैं यहाँ पे एक ऐसा पिजन होल हमें जरूर मिलेगा, हमें एक ऐसा होल जरूर मिलेगा जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा पिजन्स फिट होंगे। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास 4 होल्स हैं। अब इन 4 होल्स में हमें इन 6 पिजन्स को फिट करवाना है। तो इन 6 में से 4 पिजन्स तो यहाँ पे फिट आ जाएंगे, बचे हमारे पास 2 पिजन्स। अब ये दो पिजन्स कहाँ पे आ सकते हैं, या तो यहाँ पर आएंगे या यहाँ पर आएंगे, या दोनों ही एक में आ जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि एक होल में 3 पिजन्स आ जाएंगे। तो या फिर ये कहीं पर भी फिट आ सकते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर वही लिखा है कि देयर इज एटलीस्ट, कि कम से कम एक पिजन होल तो ऐसा मिलेगा आपको जहाँ पर 2 या उससे ज़्यादा पिजन्स आ सकते हैं। तो ये जो 2 बचे हैं ना, वो या तो यहाँ पर भी आ सकते हैं। तो अगर ये दोनों यहाँ पर आ गए तो यहाँ पर कितने पिजन्स हो जाएंगे, 3 पिजन्स हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इन्होंने पहले से बताया कि कंटेन्स 2 और मोर पिजन्स, कि 2 या उससे ज़्यादा। ठीक है, ये भी कंडीशन हो सकती है कि एक पिजन यहाँ पर आ जाए, एक पिजन यहाँ पर आ जाए। तो ये इसका रूल है पिजन होल प्रिंसिपल। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा डेफिनेशन। अब इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है शो दैट इफ 8 पीपल आर इन अ रूम। हमें ये चीज़ को नोट कर लेना है कि किसी रूम में 8 पीपल है, 8 पीपल इन रूम, ये कंडीशन दी हुई है। उसके बाद एटलीस्ट 2 ऑफ देम हैव बर्थडे दैट अकर इन द सेम डे ऑफ द वीक। हमें ये शो करना है कि उनमें से किन्हीं 2 का कम से कम एटलीस्ट 2 ऑफ देम हैव बर्थडे दैट अकर ऑन सेम डे ऑफ वीक। उनका जो बर्थडे है ना वो सेम डे ऑफ वीक में आएगा। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, किसी एक को पिजन मान के चलना पड़ेगा, किसी एक को होल मान के चलना पड़ेगा। तो देखो इसमें हम होल्स किनको मानेंगे, होल्स हम मानेंगे वीक को। ठीक है, होल्स होंगे वीक और जो हमारे पर्सन होंगे वो पिजन्स के रूप में होंगे। पिजन्स इज इक्वल टू पर्सन। ठीक है, अब देखो मान लो हमारे पास जो नंबर ऑफ पर्सन है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन 8 पीपल है हमारे पास। तो टोटल पर्सन मेरे पास है 8, और नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं वीक में, नंबर ऑफ डेज इन वीक इज इक्वल टू 7। तो जो पर्सन है उनको तो हमने पिजन्स की तरह माना हुआ है, और जो नंबर ऑफ डेज है वो हमने होल्स की तरह माने हुए हैं। तो देखो ये मेरे पास 7 होल्स आ गए मेरे पास, 6 और 7। इन 7 होल्स में मुझे इन पर्सन को फिट कराना है, इन पिजन्स को फिट करवाना है। तो आप ऑब्वियसली ये देख सकते हो कि हमारे पास 8 पर्सन है। तो सभी पहले एक एक को हम फिट करेंगे। ठीक है, 7 आ जाएंगे, और एक होल ऐसा बचेगा, कोई ना कोई एक होल तो ऐसा आएगा जो एक पर्सन हमारा बचा हुआ है ना। टोटल 8 पर्सन थे, तो उन 8 पर्सन को हमने यहाँ पे फिट करवाया। यहाँ पे पर्सन P1 आ गया, पर्सन P2, पर्सन P3, पर्सन P4, पर्सन P5, P6 और P7। सपोज ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये फ्राइडे, ये सैटरडे, ये संडे। ठीक है, हमने डे वाइज सबको हमने फिट करवा दिया। अब बचा 8 पर्सन। तो 8 पर्सन या तो यहाँ पर आ सकता है या किसी भी एक दिन में जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये प्रूव कर दिया कि एटलीस्ट कि कम से कम 2 जाने तो ऐसा है, कि 2 जाने तो ऐसे होंगे जिनका बर्थडे सेम डे में आएगा। क्योंकि देखो अगर मंडे के साथ वो फिट हो जाता है तो P1 और P8 का मंथ जो बर्थडे है वो सेम डे में आ जाएगा। इसी तरह अगर मान लो ये P8 यहाँ पर फिट हो जाता है तो उसमें क्या होगा कि ट्यूसडे को P8 और P2 का बर्थडे सेम हो जाएगा। तो हमने ये चीज़ प्रूव कर दी, कम से कम 2 का तो है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे हो। नेक्स्ट एग्जांपल है शर्ट्स आर नंबर्ड 1 to 20 आर टू बी वॉर्न बाय 20 मेंबर्स ऑफ ए बॉलिंग लीग। शर्ट्स को नंबर किया गया 1 से 20 तक। ठीक है, और 20 मेंबर्स है बॉलिंग लीग के, उनके लिए शर्ट्स बनाई गई है 1 से 20 नंबर तक की। व्हेन एनी 3 ऑफ दी शर्ट्स आर चोजन, इनमें से 3 शर्ट्स को चूज किया गया है। द लीग प्रॉपर्टी प्रोपोजेस टू यूज सम ऑफ देयर शर्ट्स एज ए कोड नंबर फॉर द टीम। अब उन 3 शर्ट्स में से ना लीग ने ये बोला है कि हम जो तुमने 21 से लेकर 20 तक की शर्ट्स बनाई है ना नंबर वाली, उनमें से कोई भी 3 शर्ट्स को चूज करेंगे और उनका सम करेंगे, फिर वो जो नंबर आएगा वो उनकी टीम के लिए कोड बन जाएगा। तो ये इन्होंने बोला शो दैट। अब हमें ये शो करना है कि अगर 20 में से 8 शर्ट्स चूज कर ले, 20 में से 8 शर्ट्स चूज कर ले, उसके बाद हम 3 वाला जो उन्होंने सिस्टम बताया 3 वाला काम करें, तो कहते हैं कि हमारे पास कम से कम 2 टीम्स तो ऐसी होंगी जिनका सेम नंबर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ना इन क्वेश्चन में आपको ये पहचानना होगा कि पिजन्स का काम कौन कर सकता है और होल्स का काम कौन कर सकता है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि पिजन्स का काम कौन करेगा,
कि हमारे पास कितने, यानी कि नंबर ऑफ वेज है ना, कि नंबर ऑफ वेज कोड कितनी तरह से बन सकता है हमारे पास, इतनी शर्ट्स हैं, कितने उसमें से हमें ऑप्शन निकालने हैं। तो टोटल इन्होंने ये बोला कि 20 शर्ट्स में से 8 शर्ट्स को चूज़ किया गया है। तो पहले मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि इसमें है क्या क्या। 1 से लेकर 20 तक की शर्ट्स हैं जिसके ऊपर हमने यहाँ पर कोड बना रखा है। मान लो कि मैंने यहाँ पर शर्ट को ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और उस शर्ट के ऊपर नंबर्स लिखे हुए हैं 1 से लेकर 20 तक। अब आगे कैसे चलता रहेगा, ऐसी 20 शर्ट्स है। अब इन 20 शर्ट्स में से कहते हैं कि 8 शर्ट्स को, वैसे तो इन्होंने 3 शर्ट्स को चूज़ करना है, ठीक है, यहाँ से इन्होंने 3 शर्ट्स को रैंडमली चूज़ करेंगे और ऐसी 3 शर्ट्स होंगी। यहाँ पर ऐसी 20 शर्ट्स हैं। अब कहते हैं कि ये जो तीन शर्ट्स चूज़ करेंगे, कहते हैं कि इनका जो भी नंबर होगा यहाँ पर, अब हमें ये नहीं पता यहाँ पर नंबर क्या है, उनका जब सम करेंगे, ठीक है, उनका जब सम करेंगे तो एक नंबर आएगा, वो नंबर उस टीम का कोड बन जाएगा। बस इन्होंने ये चीज़ बोली है कि वो नंबर इस टीम के लिए कोड बन जाएगा। लेकिन इस समय जो लीग वालों ने किया, लीग वालों ने ये किया कि 8 शर्ट्स को रैंडमली सेलेक्ट किया, 8 शर्ट्स को सेलेक्ट किया। अब उन 8 शर्ट से ये चीज़ करी जाएगी, ठीक है। तो ये प्रोसेस चल रहा है इसके अंदर। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि हमारे पिजन्स का काम कौन करेगा, ठीक है, और होल्स का काम कौन करेगा। तो सबसे पहले हमारे पिजन्स का जो काम करेगा ना, वो ये करेगा कि 8 शर्ट्स में से ये 3 जो निकालने हैं हमने, ये कितने कॉम्बिनेशन ऐसे बन सकते हैं। क्योंकि देखो 8 शर्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब यहाँ पर कॉम्बिनेशन भी काम आएगा आपको। 8 शर्ट्स हैं, अब इन 8 शर्ट्स में से कोई भी 3 शर्ट हो सकती है। अब हमें नहीं पता यहाँ पर कौन सी 3 शर्ट होंगी, ठीक है। अभी तो ये भी नहीं पता हमें कि जो 8 शर्ट्स हैं इनके नंबर कौन कौन से होंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 से लेकर 20 तक की टी शर्ट्स थी। हो सकता है 11 से लेकर 18 तक की टी शर्ट निकाल ली हुई है, फिर रैंडमली कोई भी 8 टी शर्ट्स निकाल ली गई हूँ। तो ये ध्यान रखना, मैंने नंबर वाइज नहीं लिखा है, सिर्फ मैंने 8 शर्ट्स बताई हैं। तो इन 8 शर्ट्स में से कोई भी 3 हो सकती हैं, ये 3 भी हो सकती है, ये वाली 3 भी हो सकती हैं, ये वाली 3 भी हो सकती हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो आपको यहाँ से पहचानना है कि कॉम्बिनेशन हमें कहाँ यूज़ करना है। तो कॉम्बिनेशन वहाँ यूज़ होगा जहाँ पर आपको काफ़ी सारे कॉम्बिनेशन ढूंढने पड़ रहे हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास 8 शर्ट्स हैं, तो उसमें से मुझे 3 शर्ट्स का कॉम्बिनेशन निकालना है। अब ऐसे वैसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो उनको कैसे कैलकुलेट करें, तो वो ऐसे निकलेगा कॉम्बिनेशन से। अब मेरे पास 8 शर्ट्स हैं, इसमें से मुझे 3 शर्ट्स रैंडमली चाहिए। उन 3 शर्ट्स के कोड को मैं प्लस करूँगा और वो मेरी टीम के लिए नंबर बन जाएगा। तो हमारे पास बनेगा 8C3, ठीक है। टोटल 8 शर्ट्स में से 3 3 के कॉम्बिनेशन बताओ कितने बनेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 8 माइनस 3 फैक्टोरियल। यहाँ पर आएगा 8 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5 फैक्टोरियल। अब 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ गया 56। तो ये तो हमारे पास आ गई पिजन्स की फॉर्म आ गई कि मेरे पास ऐसे ऐसे 3 जो कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ठीक है। हमें देखो ये देखना है कि किस चीज़ को कहाँ पर फिट करना है। हमें इन टी शर्ट्स को फिट करवाना है कि हमारे कितने ऐसे ऐसे बन सकते हैं कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो मैंने कॉम्बिनेशन निकाले 56, मतलब ऐसे ऐसे तीन शर्ट्स के 8 शर्ट में से 56 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास है 56 कॉम्बिनेशंस। अब हमें ये ढूंढना है कि ऐसे कौन से ऐसे नंबर हैं, ठीक है, जिनको बार बार प्लस करने पे सेम ही कोड आ जाता है। अब वो हमें निकालना है, ठीक है। जैसे इसमें लिखा हुआ है, देन फ्रॉम दीज 8 शर्ट्स वन मे फॉर्म एटलीस्ट 2 डिफरेंट टीम्स। इन 8 शर्ट्स में से 2 डिफरेंट टीम्स ऐसी होंगी, हमें बताना है कि कम से कम 2 डिफरेंट टीम ऐसी होंगी जिनका कोड नंबर सेम होगा, ये निकालना है हमें। तो देखो हमारे पास ऑप्शंस कौन कौन से आते हैं। तो ये तो हमारे पिजन्स पे काम करेंगे, 56 पिजन्स, ठीक है, ये एज अ पिजन काम करेंगे। अब उसके बाद देखो हमें क्या लिखना है यहाँ पर कि हम रेंज निकाल रहे हैं कि मेरे पास ऑप्शंस कौन कौन से अवेलेबल है। रेंज अवेलेबल फ्रॉम। अब रेंज कहाँ से अवेलेबल है, देखो हमारी टी शर्ट्स कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 2 3 से स्टार्ट हो रही है। तो सबसे कम से कम कोड कौन सा बन सकता है, कोड कैसे बनाना है, 3 शर्ट्स के नंबर्स को प्लस करके। अब सबसे कम से कम कोड कौन सा बन सकता है, हो सकता है सबसे कम कोड कौन सा बनेगा 1 2 3 को लेकर, कि मेरे पास 1 2 3 नंबर की टी शर्ट आ गई है और उनको मैंने प्लस किया, तो मेरे पास कितना आएगा, 6 आएगा, 6 2, ठीक है। अब 6 से कम नंबर तुम ले नहीं सकते, क्योंकि अगर 1 2 3 ले लिया, अगर तुम 2 3 4 लोगे, फिर बाकी सभी नंबर्स का प्लस बड़ा आएगा। तो सबसे कम प्लस करने पर हमारे पास 6 नंबर ही आ सकता है, इससे कम नंबर हमारे पास नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद अब मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना नंबर आ सकता है इन तीनों को प्लस करके, तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़े नंबर लेंगे कि मैक्सिमम 18 19 और 20 की टी शर्ट आ सकती है, ठीक है। प्लस करोगे तो इसमें आंसर क्या आएगा, 57। तो हमारे पास कितने ऑप्शन हो गए ऐसे से, अब इसमें से हमारे पास होंगे 52 ऑप्शन, ठीक है। 52 ऑप्शन है हमारे पास। अब पिजन है 56, ऑप्शन यानी कि होल्स है 52। तो यहाँ पर पिजन प्रिंसिपल ऑब्वियसली अप्लाई होगा। तो आप यहाँ पर खुद से सोच लो कि 52 ऑप्शन है, उसमें 52 पिजन्स तो आ जाएंगे, अब बचेंगे 4 पिजन्स। तो वो 4 पिजन्स कहाँ पर आएंगे, उन्हीं होल्स में आएंगे,
ठीक है, जो पहले से फिल हो चुके हैं, ऑलरेडी फिल हो चुके हैं, उन्हीं में वो फिट होंगे। तो यहाँ से हमने ये प्रूव कर दिया कि देयर आर एटलीस्ट, इसका मतलब यहाँ पे 2 टीम जैसी हैं जिनके सेम कोड है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है पिजन होल प्रिंसिपल का एक्सटेंडेड फॉर्म। एक्सटेंडेड फॉर्म, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि पिजन होल प्रिंसिपल और एक्सटेंडेड फॉर्म, जो नॉर्मल वाला पिजन होल प्रिंसिपल है और जो एक्सटेंडेड वाला है, दोनों में फर्क क्या है। देखो, दोनों में फर्क ये है कि अगर पहले वाले में मेरे पास n पिजन थे और m होल्स थे, फर्क सिर्फ ये था जो बेसिक वाला प्रिंसिपल है उसमें दोनों में गैप्स कम था। ठीक है, दोनों में जो गैप था, यानी कि अगर मेरे पास दोनों में गैप कैसे था कि हमारे पास अगर 10 पिजन्स हैं और तो मैं होल्स मैक्सिमम से मैक्सिमम एक का गैप या 2 का गैप, यानी कि 10 पिजन्स के लिए मैंने 8 होल्स मान लिए या फिर मैंने 9 होल्स मान लिए। ठीक है, तो ये गैप ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये बेसिक प्रिंसिपल था। अब एक्सटेंडेड फॉर्म में क्या है कि अगर मान लो दोनों के बीच में गैप बड़ा है, ठीक है, 10 पिजन्स है और होल्स मान लो हमारे पास सिर्फ 4 या 5 है, ठीक है, तो गैप काफ़ी बड़ा हो चुका है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सटेंडेड फॉर्म पढ़ेंगे। तो एक्सटेंडेड फॉर्म के लिए देख लो, हमारे पास डेफिनेशन इसकी ये है, इफ n पिजन्स आर असाइंड, अगर n पिजन्स को हमने m होल्स असाइन किए हुए हैं, कि हमने n पिजन्स को ये बोला कि आपके लिए ये होल्स मैंने रखे हुए हैं, आपको इन्हीं में बैठना है। ठीक है, हमने n पिजन्स को असाइन कर दी m होल्स कि ये m होल्स आपके लिए रखे हुए हैं, आपको इसके अंदर बैठना है। तो सफिशिएंटली लार्ज, अब हमने ये भी बता दिया कि n की वैल्यू जो होगी ना वो सफिशिएंटली लार्ज होगी एज कम्पेयर टू m, यानी कि n की वैल्यू थोड़ी बड़ी होगी। ठीक है, हमने वेरी वेरी ग्रेटर देन लिख दिया क्योंकि उसमें हमने लिखा था ग्रेटर देन, इसमें लिखेंगे वेरी वेरी ग्रेटर देन कि n की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होगी n के मुकाबले में। दैट वन ऑफ द पिजन होल्स मस्ट कंटेन, तो जब हमने उनको होल्स पकड़ा दिए कि हाँ जी आपको यहाँ पर बैठना है पिजन्स ने, तो उनके लिए क्या होगा कि कोई ना कोई एक पिजन होल ऐसा होगा कम से कम। ठीक है, देन द वन ऑफ द पिजन होल मस्ट कंटेन एट लीस्ट, तो एक पिजन होल में तो कहते हैं एट लीस्ट इतने पिजन्स होने चाहिए। ठीक है, अब ये वैल्यू देख लो, ये वैल्यू ऐसी लिखी जाएगी +1। ठीक है, आसपास जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट क्यों लगाई गई है, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है कि अगर मान लो मेरे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो उसको हम राउंड ऑफ कर देंगे एक प्रीवियस नंबर के साथ। फॉर एग्जांपल मेरे पास आंसर यहाँ पर ऐसा आया हुआ 1.12, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 5.56, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की पहचान क्या होगी कि उसके आसपास स्क्वायर ब्रैकेट लगे होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है n-1/m+1, जहाँ पर n नंबर ऑफ पिजन्स है, m नंबर ऑफ होल्स है और +1 इसके अंदर है। ठीक है, अब हम इस डेफिनेशन का प्रूफ कर रहे हैं। अब देखो प्रूफ कैसे करेंगे इसको हम प्रूव करेंगे कॉन्ट्रडिक्शन की थ्योरी से। कॉन्ट्रडिक्शन की थ्योरी में क्या होता है कि हमने कोई चीज़ प्रूव करनी है तो उसके लिए हम उसको रॉन्ग मान के चलते हैं। हम पहले उसको रॉन्ग मानेंगे, हम उसकी जगह कुछ और लेकर चलेंगे, फिर जो हमने लेट किया होगा वो गलत प्रूव हो जाएगा। ठीक है, जब वो गलत प्रूव होगा तो यहाँ से ये प्रूव हो जाता है कि जो चीज़ दी गई है वही ट्रू है। ठीक है, सपोज अब इसमें मुझे ये दिया गया है कि एक पिजन होल में कम से कम इतने पिजन्स हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 pigeon hole contains at least, यहाँ पर लिखेंगे let कि 1 pigeon hole जो कंटेन कर रहा है n-1/m pigeons। अब देखो कि ऊपर वाली डेफिनेशन और नीचे वाली डेफिनेशन में क्या फर्क है। यहाँ पर +1 था, यहाँ पर +1 नहीं है, तो मैंने उससे अलग चीज़ ले ली। मैंने ये बोला कि आपने तो ये दिया कि +1 भी है साथ में, लेकिन मैंने बोला कि एक पिजन होल में कम से कम इतने पिजन्स होंगे। ठीक है, तो ये तो 1 पिजन होल के लिए है, लेकिन मेरे पास पिजन होल है कितने, m पिजन होल्स है। अब इसको मैं एक सिंपल से एग्जांपल से लेकर चलता हूँ कि सपोज कोई एक आपने पेंसिल खरीदी है, वो पेंसिल है 10 रुपीज़ की। ठीक है, अब आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ कि 20 पेंसिल्स की कॉस्ट कितनी होगी, तो हम क्या करते हैं जब कम से ज़्यादा निकालना तो हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 20 × 10 यानी कि 200 रुपीज़ की वो पेंसिल्स हो जाएंगी। तो इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड। सिमिलरली हम यहाँ पर कि एक पिजन होल में इतने पिजन्स हैं, तो m पिजन होल्स में कितने होंगे, यहाँ पर लिखेंगे m पिजन होल्स कंटेन्स n-1/m और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे m के साथ। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको ये वाला सिस्टम कि मैंने कैसे इसको मल्टीप्लाई किया, क्यों किया मल्टीप्लाई। उसके बाद देखो अब इसका जो आंसर आएगा, इसका कुछ भी आंसर आ सकता है। सपोज इस ब्रैकेट में मेरे पास आंसर आता है 1.56, मान लो ये आंसर आता है, तो हम इसको क्या लेकर चलेंगे, 1 लेकर चलेंगे। ठीक है, और अगर हमारे पास सिंपली फॉर्म में ये होता, ठीक है, अगर ये वाली वैल्यू होती तो ये 1.56 ऐसे 1.56 ही चलता, तो ऑब्वियसली उसके हिसाब से यहाँ तो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है 1.56 से, तो मतलब वो वाली वैल्यू बड़ी हो सकती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये चीज़ लिखनी है यहाँ पर कि ये वाली जो वैल्यू है वो कम भी हो सकती है और बराबर भी हो सकती है। हो सकता है बराबर भी आ जाए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में मेरे पास पॉइंट्स में ही क्वेश्चन आएगा। हो सकता है यहाँ पर 2 आ जाए, तो 2 को तो हम 2 ही मानेंगे। ठीक है, 2 को तो 2 ही मानेंगे ना इसके अंदर, तो वो यहाँ पर भी 2 माना जाएगा, तो आंसर बराबर भी आ सकता है और ये वाला आंसर कम भी आ सकता है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी है। उसके बाद देखो यहाँ पर m से m कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर मेरे पास आंसर क्या आता है n-1। लेकिन अब नोट करो कि m पिजन होल्स में n-1 पिजन्स आ रहे हैं, लेकिन मेरे पास पिजन्स है कितने, मेरे पास पिजन्स है n और यहाँ पर एक कम कर दिया गया, तो ये तो गलत हो गया। हमें तो n पिजन्स को फिट करवाना है,
लेकिन ये तो n-1 पिजन्स फिट करवा रहा है, तो यहाँ पर आएगा दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स आवर सपोजिशन, दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स आवर सपोजिशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस लास्ट में ये लाइन लिख देंगे, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग हेंस द रिजल्ट। तो बस ये हमारा रिजल्ट आ गया, हेंस द गिवन above given result is true। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि जो above given result है वो ट्रू है। ठीक है, अब एक बार मैं आपको इसकी एक बार समरी बता देता हूँ कि हमने किया क्या। इसमें ये बताया गया था कि अगर मेरे पास n पिजन्स हैं, उनको मैंने m होल्स असाइन किए, तो अगर मान लो कि वो n की वैल्यू m से काफ़ी ज़्यादा लार्ज है, तो एक पिजन होल में कम से कम इतने पिजन्स आने चाहिए। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए मैंने इससे कुछ और वैल्यू ली, मैंने 1 को हटा दिया वहाँ से, मैंने बोला +1 मत लो, सिर्फ इतने पिजन्स रखो, तो इतने पिजन्स मैंने रख दिए एक होल में। अब एक होल में अगर इतने पिजन्स है तो m होल्स में कितने होंगे, m से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर हमने इसको सॉल्व किया, आंसर आया n-1। ठीक है, अब n-1 तो पिजन्स मेरे पास है नहीं है, इसने तो ओरिजिनल पिजन से एक कम कर दिया, क्योंकि ओरिजिनल पिजन्स मेरे पास n थे। जब एक कम कर दिया तो यहाँ से हमारा आंसर फॉल्स प्रूव हो गया कि m पिजन होल्स में अगर n-1 आ रहे हैं तो ये तो गलत बात है, हमें तो m पिजन्स को असाइन करवाना है। ठीक है, तो दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स आवर सपोजिशन, हेंस जो गिवन रिजल्ट दिया हुआ है वही ट्रू है। ठीक है, अब इसके बेस पर हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। पिजन होल एक्सटेंडेड प्रिंसिपल का फर्स्ट एग्जांपल है, शो दैट इफ 9 कलर्स आर यूज्ड टू पेंट 1000 हाउसेस। सपोज कि 9 कलर्स यूज किए जा रहे हैं 1000 हाउसेस को पेंट करने के लिए, एटलीस्ट 112 हाउसेस विल बी ऑफ द सेम कलर। अब देखो 1000 हाउसेस है मेरे पास और 9 टाइप्स के कलर है मेरे पास। ठीक है, अब उनको हम 9 टाइप्स के कलर को हम यूज कर रहे हैं 1000 हाउसेस को पेंट करने के लिए, तो हमें ये शो करना है कि एटलीस्ट कि कम से कम 112 हाउसेस तो ऐसे होंगे जिनके सेम कलर होंगे। ठीक है, तो देखो इसमें हमें ये पहचानना है कि पिजन्स कौन से हो सकते हैं, होल्स कौन से हो सकते हैं, क्योंकि हमें कंसेप्ट तो वही यूज करना है। तो इसमें ये देख लो कि 1000 हाउसेज है मेरे पास, तो पिजन्स का काम कौन करेगा, 1000। ठीक है, और m का काम कौन करेगा, कलर्स। कलर्स है मेरे पास 9, ये है मेरे पास। ये देखो यहाँ पर हमें साफ नोटिस हो रहा है कि दोनों में गैप काफ़ी ज़्यादा है, तो गैप ज़्यादा है तो एक्सटेंडेड फॉर्म लगेगी, अकॉर्डिंग टू पिजन होल एक्सटेंडेड प्रिंसिपल। पिजन होल एक्सटेंडेड प्रिंसिपल यहाँ पर आप कंप्लीट लिख लेना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पिजन होल एक्सटेंडेड प्रिंसिपल, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, n-1/m इंटू m, n की वैल्यू है 1000 -1/9, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन साथ में चलेगा, तो यहाँ पर आएगा 999/9, सॉरी यहाँ पर आएगा +1, तो यहाँ पर आएगा 111 +1, तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया। यहाँ कम से कम 112 हाउसेज तो ऐसे होंगे जिनका सेम कलर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, हाउ मेनी पीपल अमंग 2 लाख पीपल आर बोर्न एट सेम टाइम आवर्स मिनट सेकंड्स, यूज पिजन होल प्रिंसिपल टू फाइंड इट। ठीक है, हमें ये चेक करना है कि 2 लाख पीपल में से कितने ऐसे लोग हैं, कम से कम कितने ऐसे लोग हैं, कम से कम ये आएगा इसमें कि कितने ऐसे लोग हैं जो सेम टाइम में बॉर्न हुए हैं, ये निकालना है हमें इसमें। अब यहाँ पर देखो टोटल नंबर ऑफ पीपल, पहले हम गिवन चीज लिख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ पीपल 2 लाख। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पीपल 2 लाख है। उसके बाद नंबर ऑफ सेकंड्स इन डे। अब एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं, उन 24 आवर्स में 60 सेकंड्स होंगे और 60 मिनट्स होंगे उन, और एक मिनट में 60 सेकंड्स होंगे। ठीक है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 86400 सेकंड्स। तो यहाँ पर देखो टाइम हमारे पास पिजन होल की तरह है। ठीक है, और जो नंबर ऑफ पीपल है वो पिजन्स की तरह है, तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ पिजन्स दैट इज n, वो होंगे 2 लाख, और नंबर ऑफ पिजन होल्स जो कि n का काम करेंगे, और वो कितने हैं 86400। तो ये है मेरे पास। अब हम निकालते हैं कितने का नंबर ऑफ पीपल, इसमें फॉर्मूला पुट कर देंगे। फॉर्मूला हमारे पास है n-1/m +1, n की वैल्यू है 2 लाख -1/86400 इंटीजर फंक्शन +1। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 1,86400 +1। ठीक है, ये हमारे पास आएगा इसमें, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा इसमें 2। ठीक है, जब इसको हम डिवाइड करोगे ना, डिवाइड करने के बाद इसमें 2 पॉइंट समथिंग आंसर आ रहा होगा। ठीक है, जब 2 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के हिसाब से उसका 2 आंसर बन जाएगा, तो ये में प्रीवियस नंबर पर ही आना होता है। जैसे हमारे पास अगर 2.6 आंसर आ रहा है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आंसर आ रहा होगा, तो वो बन जाएगा 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 + 1 3। तो यहाँ से हमने ये प्रूव कर दिया कि 2 लाख पीपल्स में से 3 पीपल ऐसे होंगे, 2 लाख पीपल में से 3 पीपल ऐसे होंगे ये जिनका जो बर्थडे है वो सेम टाइम में आ रहा होगा।
तो यहाँ से हमने बर्थडे बोल दो या फिर बॉर्न बोल दो, तो यहाँ पर हम ये लिख देते हैं हैविंग नंबर ऑफ पीपल बॉर्न एट सेम टाइम। ठीक है, जो सेम टाइम पे बॉर्न होंगे तो कम से कम कितने पीपल हैं, 3 पीपल ऐसे हैं। नाउ हम कर रहे हैं थर्ड फॉर्म ऑफ पिजन होल प्रिंसिपल। थर्ड फॉर्म ऑफ पिजन होल प्रिंसिपल की डेफिनेशन है इफ एवरेज ऑफ एन पॉजिटिव नंबर्स इज के। अगर एन पॉजिटिव नंबर्स की एवरेज के है, वो हमने यहाँ पर शो किया होगा कि हमने एन पॉजिटिव नंबर्स की जो एवरेज निकाली है वो के निकाली है। तो एवरेज हम कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो हमारे पास कोई 5 नंबर्स है, ये 5 नंबर है मेरे पास, एवरेज कैसे निकलती है, पहले इन सभी 5 नंबर्स को हम प्लस करेंगे, फिर इसको हम डिवाइड करते हैं कितने नंबर ऑफ नंबर्स हैं, कितने नंबर्स है 1 2 3 4 5, 5 नंबर्स है, तो इनको हम प्लस करेंगे, डिवाइड करेंगे और एवरेज आ जाएगा। सिमिलरली हमने यहाँ पर लगाया, हमारे पास नंबर्स है A1 A2 A3 डैश डैश AN तक नंबर है, तो इसी रूल को फॉलो करते हुए हम सबको प्लस करेंगे और डिवाइड कर देंगे कितने नंबर ऑफ नंबर्स है, वो कितने नंबर्स है, n नंबर्स है, तो n से उसको डिवाइड कर दिया। सपोज इसका एवरेज का जो आंसर है वो k आया, तो ये हमने यहाँ पर लिखा हुआ है देन एटलीस्ट वन ऑफ द नंबर्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू k। तो इसके बाद कहते हैं कि अगर हमारे पास उसका एवरेज k आता है तो कहते हैं कम से कम एक नंबर, तो कहते हैं k, ये वाला जो हमारे पास k जो एवरेज का आंसर है वो या तो यहाँ से यहाँ पर जो एक नंबर है वो या तो इस k से बड़ा होना चाहिए या k के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसमें कैसे है, जैसे हमने 1 2 3 4 5 का एग्जांपल ले रहे हैं, इसको हमने 5 से डिवाइड किया, जब हम इनको प्लस करेंगे 9 12 14 और 15 आएगा, 15/5 3 आ गया मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ से ये बोल रहे हैं कि अगर मेरे पास एवरेज 3 आया, ठीक है, तो कम इनमें से कोई एक नंबर तो ऐसा होना चाहिए, कम से कम, ज़्यादा जितने मर्जी हो सकते हैं, कम से कम एक नंबर तो ऐसा है जो उस एवरेज से बड़ा है। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे 2 है, तो उसी तरह इन्होंने यहाँ पर बोला है कि कम से कम एक नंबर या उससे ज़्यादा, एटलीस्ट एक नंबर तो ग्रेटर होना चाहिए के से या बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हमारे पास बराबर भी और बड़े नंबर भी हैं हमारे पास, तो ये बोला गया। उसके बाद फर्दर एटलीस्ट, उसके बाद एटलीस्ट वन ऑफ द नंबर्स इज लेस देन, और एक और कंडीशन दी है कि एक, कम से कम एक नंबर तो कहते हैं उस एवरेज से छोटा भी होना चाहिए। तो देखो इक्वल तो है ही है और उससे लेस भी है मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ पर वही कंडीशन लिखी हुई है। अब यहाँ तक तो वो कंडीशन आ चुकी है, इस n को हमने वहाँ जाकर मल्टीप्लाई कर दिया तो इन सबका सम n के बराबर आ गया। अब कहते हैं कि इफ ईच ऑफ दी, अगर इनमें से कोई एक भी नंबर लेस देन के है, इफ ईच ऑफ मतलब सभी, अगर ये सारे नंबर्स कहते हैं कि k से कम है, जैसे कि यहाँ पर है एवरेज 3 आया है, अगर मान लो मेरे पास सिर्फ 1 और 2 होता, ठीक है, सिर्फ 1 और 2 होता, हम उसके एवरेज निकाल रहे होते, लेस देन के, देन सम ऑफ द नंबर्स वुड बी लेस देन n के। ठीक है, तो जो सम ऑफ नंबर्स होगा वो लेस देन n के आएगा। अब ये होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अगर मान लो कि मेरे पास इसमें सिर्फ 1 और 2 होते, एवरेज नंबर 3 है, ठीक है, एवरेज 3 है, इन्होंने बोला अगर इससे कम नंबर होते मेरे पास तो सिर्फ 1 और 2 ही होता। 1 और 2 को जब प्लस करेंगे 5 आ जाकर मल्टीप्लाई हो तो ऑब्वियसली ये वाला आंसर छोटा आएगा। ठीक है, मेरे पास आएगा 3 आंसर और ये वहाँ जगह 15 बन जाएगा। तो यहाँ पर वही लिखा है कि इफ, अगर ये सभी नंबर्स के से कम हो जाए और अगर हम उनका सम निकालें तो वो एन के से कम ही आएगा। ठीक है, एन के से कम आएगा, लेकिन जब मैंने यहाँ पर निकाला तो वो तो एन के बराबर आ रहा था, तो यहाँ से कॉन्ट्रडिक्ट हो गया कि जो मैंने चीज़ यहाँ पर एज्यूम करी है वो गलत प्रूव हो रही है। सिमिलरली तो यहाँ से मुझे पता चला हैंस एटलीस्ट, इसका मतलब कि एटलीस्ट कम से कम एक नंबर तो ऐसा होना चाहिए जो के से बड़ा या के बराबर हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई है। अब सिमिलरली हम इसको ग्रेटर में प्रूव कर सकते हैं कि 10 इफ, अगर ये सभी नंबर्स के से बड़े हों, ठीक है, तो सम ऑफ दीज नंबर्स वुड बी मोर देन एन के, तो इनका सम ऑब्वियसली एन के से बड़ा ही आएगा, जो कॉन्ट्रडिक्ट करेगा लेस वाली थ्योरी को। ठीक है, देन एटलीस्ट वन ऑफ द नंबर्स, तो वो लेस देन भी होने चाहिए। ठीक है, इसको एक बार अच्छे से करके देखना, आपको प्रॉपर्ली समझ आ जाएगा, इसको रीड करना अच्छे से, और यहाँ पर इसका कन्वर्स भी प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है पिजनहोल प्रिंसिपल स्ट्रॉन्ग फॉर्म। हम पढ़ रहे हैं स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ पिजनहोल प्रिंसिपल। इसकी डेफिनेशन है लेट Q1 Q2 डैश 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 Q1 भी पॉजिटिव नंबर्स। हमारे पास Q1 Q2 Q3 डैश 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 Qn, ये मेरे पास है पॉजिटिव नंबर्स, ये पॉजिटिव नंबर्स है। इफ Q1 प्लस Q2, इन सबका अगर हम सम कर दें, जैसे कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डैश 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 Qn माइनस n प्लस 1। ठीक है, अगर इतने ऑब्जेक्ट्स हमने n बॉक्सेस में रखे हुए हैं, ऑब्जेक्ट्स आर इन n बॉक्सेस, अगर ये n बॉक्सेस में है, देन आइदर द फर्स्ट बॉक्स कंटेन्स, तो फर्स्ट बॉक्स में क्या होगा, तो मतलब कि फर्स्ट बॉक्स में Q1 आइटम्स है, सेकंड बॉक्स में Q2 आइटम्स हैं, थर्ड बॉक्स में Q3, सिमिलरली ith बॉक्स में कितना होगा, Qith आइटम्स होंगी। ठीक है, इसका मतलब कि यहाँ पर हम ये लगा सकते हैं कि nth बॉक्स में कितनी आइटम्स होंगी, Q1। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन है। इसका प्रूफ करते हैं हम। प्रूफ करने के लिए वही चीज़ करेंगे, हम कुछ एक रॉन्ग प्रूव करेंगे, ठीक है, कोई रॉन्ग चीज़ हम लेकर चलेंगे और फिर वो फॉल्स प्रूव हो जाएगी। जब वो फॉल्स प्रूव हो जाएगी फिर हम बोलेंगे कि हाँ ये चीज़ कॉन्ट्रडिक्ट हो गई है, तो मतलब जो दिया हुआ था वही ठीक था। ठीक है, सपोज इट इज नॉट ट्रू। अब इसमें डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं, सपोज इट इज नॉट ट्रू दैट ith बॉक्स कंटेन्स, कहते हैं मान लो ये ट्रू नहीं है, ठीक है, और Q ith, इस डेफिनेशन के हिसाब से तो उसमें Qn आइटम्स होनी चाहिए थी, यानी कि ith में Qi आइटम्स होनी चाहिए थी, लेकिन हम मानेंगे कि जो ith बॉक्स है उसमें है Qi से एक कम। ठीक है,
इस डेफिनेशन के हिसाब से nth बॉक्स में Q1 आइटम्स होंगी, तो ith में कितनी होनी चाहिए थी, Q1 होनी चाहिए थी, लेकिन इस टाइम हम मान रहे हैं कि उससे एक कम आइटम है, तो फर्स्ट बॉक्स में कितने आइटम्स आ जाएंगे, फिर फर्स्ट बॉक्स में आ जाएंगी Q1 -1, सेकंड में कितनी आ जाएंगी Q2 -1, ठीक है, थर्ड बॉक्स में आएंगी Q3 -1 बॉक्स आइटम्स, ठीक है, और nth में कितनी आ जाएंगी Q1 -1। अगर हम इनको प्लस कर दें कि टोटल आइटम्स कितनी है, इसको प्लस करो, इसको प्लस करो, Q3 -1 प्लस डैश 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 Q1 -1। अगर हम इनको प्लस कर दें तो देखो ये सभी आइटम्स प्लस होंगी, तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डैश 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 प्लस Q1। तो ये n आइटम्स तो मैंने ये प्लस कर दिए हैं। अब -1 -1 -1, ये -1 कितने टाइम्स आ रहा है, n टाइम्स आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -n, ठीक है, -1 n टाइम्स आ रहा है तो -n आ जाएगा। तो यहाँ पर अब आगे देखो कि हमारे पास जो स्टार्टिंग में था वो कितना था, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डैश डैश Q1 -n प्लस 1, लेकिन मेरे पास जो टोटल आइटम्स आई वो एक कम रह गई, यहाँ पर +1 था, +1 यहाँ पर नहीं है, मतलब एक आइटम कम हो चुकी है, तो ये तो हम नहीं चाहते कि एक आइटम कम हो जाए, ये तो 3 आइटम्स प्लेस करनी होती है, तो यहाँ पर ये चीज़ कॉन्ट्रडिक्ट हो गई है, तो यहाँ पर बोलेंगे दिस इज ए कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है, ये एक कॉन्ट्रडिक्शन है। तो जब ये कॉन्ट्रडिक्शन है इसका मतलब कि जो दिया गया था वही ट्रू था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब एक चीज़ आपको और बताता हूँ कि जो हमारे पास पिजनहोल की सिंपलेस्ट फॉर्म थी, जो हमने सबसे पहले पढ़ी है, वो इसी स्ट्रॉन्ग फॉर्म से बनाई गई है। इस स्ट्रॉन्ग फॉर्म से कैसे बनी है, अब यहाँ पर देखो कि मेरे पास ये चीज़ थी, ठीक है, और इसमें एज्यूम क्या किया गया था, सिंपलेस्ट फॉर्म बनाने के लिए एज्यूम ये किया गया था कि ये जो Q1 Q2 है, ये जो नंबर ऑफ आइटम्स है कि फर्स्ट बॉक्स में कितना है, सेकंड बॉक्स में कितना है, तो इनको हमने माना था कि सभी में सेम है, Q1 में आइटम सेम है, Q2 में सेम है, Q3 में सेम है, उनको हमने एक नंबर दे दिया n, ठीक है, कि सॉरी इसको हमने 2 नंबर दे दिया, मान लो कि 2 है, हर एक में 2 आइटम्स है, ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, जब ये प्लस होगा तो ये 2 + 2 + 2 डैश 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 2 जाएगा n टाइम्स, ठीक है, n टाइम्स आएगा ये, उसके बाद -n भी है +1 भी है, ये वाला, जब 2 प्लस हो रहा है n टाइम्स तो उसको हम क्या ले सकते हैं 2n, फिर आ रहा है -1, फिर आएगा +1, तो यहाँ पर अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, तो यहाँ पर n आएगा और ये बनेगा n+1, ठीक है, तो ये हमारे पास थी पिजनहोल की। नाउ पिजनहोल स्ट्रॉन्ग फॉर्म पर हम एक एग्जांपल कर रहे हैं। एग्जांपल है बास्केट ऑफ फ्रूट इज बीइंग अरेंज्ड आउट ऑफ एप्पल्स, बनानास एंड ऑरेंजेस। एक बास्केट ऑफ फ्रूट है, ठीक है, उसमें हमारे पास अलग अलग टाइप्स के जो फ्रूट्स हैं वो एप्पल्स, बनानास, ऑरेंजेस। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ पीसेस ऑफ फ्रूट्स दैट शुड बी पुट इन द बास्केट इन ऑर्डर टू गारंटी दैट आइदर देयर आर एटलीस्ट 8 एप्पल्स। कहते हैं कि हम स्मॉलेस्ट पीस, कितना स्मॉलेस्ट पीस हम डाल सकते, कम से कम कितने पीस डाल सकते हैं ताकि हम ये बोलें कि उस बॉक्स में या उस बास्केट में एटलीस्ट 8 एप्पल्स आए, 6 बनानास आए एटलीस्ट, और 9 ऑरेंजेस आए। तो हमें ये बताना है कि स्मॉलेस्ट पीसेस हम कितने से कितने, फ्रूट्स के स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट पीस कितने होंगे, ठीक है, तो उसमें एटलीस्ट, अब देखो एटलीस्ट के बारे में बताया गया कि 8 तो एप्पल्स होने चाहिए, ठीक है, 6 बनानास होने चाहिए और हमारे पास 9 ऑरेंजेस होने चाहिए। कहते हैं कम से कम इतने तो हो, ज़्यादा जितने मर्जी रख सकते हो आप। तो मेरे पास एक बास्केट है, इस बास्केट में कहते हैं लेस, कम से कम, ठीक है, जैसे इसमें पूछा गया बट इज स्मॉलेस्ट नंबर कि कम से कम हम कितने पीस रख सकते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, ठीक है। अब देखो उसमें उस स्मॉलेस्ट नंबर में ये सभी चीज़ें आनी चाहिए, एटलीस्ट बोला गया, इससे ज़्यादा भी आ सकती है, ठीक है। तो इसमें देखो हमारे पास इसमें क्या क्या दिया हुआ है, 8 एप्पल, 6 बनानास और 9 ऑरेंजेस। अब अगर हम इसको लेकर चलें इस फॉर्म के हिसाब से, जैसे मेरे पास एक फॉर्मूला था कि ये सभी टर्म्स को प्लस कर दो, -n+1 था। अब सभी टर्म्स कौन कौन सी हैं, ये सभी टर्म्स हैं, यानी कि 8 + 6 + 9, ठीक है, ये तो मैंने सभी टर्म्स को प्लस कर दिया। माइनस में n है कि वो कितनी टर्म्स है, कितने टर्म्स है, 1 2 3 टर्म्स है तो -3 आएगा, प्लस में करना है 1, तो प्लस आ गया 1, ये बनेगा 27 और 6 33, सॉरी 17, इसमें बनेगा 17 और 6 23, -3 + 1, देन इसका आंसर आएगा हमारे पास 21। तो इसका मतलब स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ फ्रूट्स जो है 21 है, जिसमें एटलीस्ट 8 एप्पल्स आएंगे, 6 बॉल्स आएंगे, 9 ऑरेंजेस आएंगे इस बास्केट में, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा पिजनहोल प्रिंसिपल पर। थैंक यू।